नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे नाइन्थ स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर एसएस में, जिसका नाम राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, फर्स्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया से पहले हम ये समझेंगे कि हाउ ब्रिटिश केम टू इंडिया। ठीक है, इंडिया में आने का उनका मकसद क्या था और फाइनली उन्होंने ब्रिटिश रूल कैसे एस्टैब्लिश किया इंडिया के अंदर। तो अगर हम बैक हिस्ट्री में जाएं अच्छे तरीके से तो हम समझते हैं कि ब्रिटिश जब इंडिया में आए उससे पहले जो ब्रिटिशर्स के यहाँ ट्रेड हो रहे थे, जो बिजनेस हो रहे थे, वो टोटली टर्की के थ्रू हो रहे थे। ठीक है, हम टर्की जो है इंडिया आते थे, हमसे जो है वो स्पाइसेस लेते थे स्पेशली। उसके बाद वो ब्रिटेन में जाकर के या फिर ईस्टर्न यूरोप में या यूरोप में जाकर के जो है उसको सेल आउट कर देते थे। बट जब टर्की के अंदर तख्ता पलट हुआ, जब टर्की के अंदर कॉन्स्टेंटिनोपल ने पूरी तरीके से अपना सत्ता जता लिया, तो उसके बाद से टर्की के साथ वेस्टर्न का ट्रेड जो है टोटली बंद हो गया, खासकर ब्रिटिश एम्पायर का। उसके बाद से कई सारे ईस्टर्न यूरोपियन के जो यूरोपियन की कंट्रीज है, उन्होंने काफी ट्राई किया कि अब जो है सी रूट के थ्रू डायरेक्टली इंडिया के साथ जो है ट्रेड करेंगे। तो उसके लिए काफी सारे राजाओं ने अपने अपने लोगों को भेजा ताकि वो आगे इंडिया की डिस्कवर कर सके, इंडिया को डिस्कवर करें। फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ सी रूट इन इंडिया सबसे पहले स्पेन के जो राजा थे, है ना, स्पेन के जो राजा थे, उन्होंने ट्राई किया कि अब हम किसी को भेजते हैं, तो उन्होंने किसे भेजा था। ठीक है, उन्होंने जो ये गॉड ऑफ गैट का रूट है, ठीक है, ये बैर्थोलोमेव गाइस ने जो है उसे डिस्कवर किया था। ठीक है, और इसको भेजा किसने था कि किंग प्रिंस हेनरी ने। ठीक है, इनका नाम भी अजीब है, किंग प्रिंस हेनरी। ठीक है, किंग भी है और प्रिंस भी है। ओके, नाउ फाइनली कोलंबस ने इंडिया की खोज के लिए जो है एक नया रूट रखा और फाइनली वो ऐसे टापू पे जा पहुंचा जहां पे उसको लगा कि वो इंडिया पहुंच चुका है। ठीक है, बट कोलंबस एक्चुअली में पहुंचा कहां था? कोलंबस एक ऐसे। अब हम बात करेंगे अराइवल्स ऑफ Okay, now the second one is arrival of Europeans to India। ठीक है, हमने अभी देख चुका कि किस तरीके से जो पोर्चुगल्स थे, ठीक है, अदर कंट्रीज वाले यूरोपियंस के लोग थे, चाहे वो वास्को दा गामा हो, ठीक है, चाहे वो कोलंबस हो, सबका एक ही रूट था कि वो उनको इंडिया की खोज करनी थी। ठीक है, तो क्योंकि इंडिया स्पाइसेस के मामले में बहुत तेज था। ठीक है, इंडिया एग्रीकल्चर के मामले में बहुत ज्यादा तेज था। ठीक है, इसकी वजह से ये जो है इंडिया में आकर के ट्रेड करना चाहते थे, बट ट्रेड के साथ साथ इन्होंने क्या किया, मेनली ट्रेड करने आए थे, मगर ट्रेड के साथ साथ इन्होंने क्या किया, अपना धीरे धीरे दबदबा, ठीक है, अपना दबदबा और अपनी रूल्स को एस्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने इंडिया के अंदर। ठीक है, तो अगर हम बात करें अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया, जो फर्स्ट आए थे वो पोर्चुगल्स आए थे। ठीक है, सबसे पहले इंडिया के अंदर पोर्चुगल्स आए, उसके बाद आई ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब आपकी ब्रिटिश। हालांकि ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस थी, कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश थी, दोनों ही ईस्ट इंडिया कहलाती, मगर जो पावरफुल बने, ठीक है, आगे जाकर तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश थी। ठीक है, जिन्हें हम गोरे कहते हैं। ठीक है, तो 1680 में पहली बार ये आया। ठीक है, और सबसे पहला ब्रिटिश कौन था जो भारत के अंदर आया और जिसने मुगल एम्परर जहांगीर से क्या की, ट्रेड करने की परमिशन दी। उस समय मुगल एम्परर जो है जहांगीर थे भारत के अंदर। ठीक है, 1600 के अंदर। तो हॉकिंग सबसे पहले सूरत में आते हैं। ठीक है, और सूरत में आकर के उन्होंने वहां उस समय के जो प्रेजेंट किंग थे, ठीक है, जहांगीर से उन्होंने परमिशन ली ट्रेड के लिए। ठीक है, तो फाइनली 13 साल बाद उन्होंने 1630 में अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश किया, जिसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और सबसे पहला ट्रेड ऑफिस कहाँ सेटअप किया उन्होंने, अपना एस्टैब्लिशमेंट कहाँ किया ट्रेड को, तो सूरत के अंदर कोची में, राइट। उसके बाद आते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, फ्रेंच वाले आते हैं, फ्रेंच जो आता है वो आते हैं 1688 एडी के अंदर। ठीक है, यहाँ से उन्होंने अपने एस्टैब्लिशमेंट की शुरुआत कर दी थी। हालांकि आपको बता दूं मैं कि इन दोनों के बीच में काफी वॉर्स भी हुए। ठीक है, वॉर इन द सेंस अगर मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊं तो मेनली फ्रांस और ब्रिटिश दोनों ही एक साथ ट्रेडिंग कर चुके थे। ठीक है, ये दोनों ही इंडिया से
बहुत ज्यादा स्पाइसेस और ट्रेड कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, जिसके वजह से यूरोप के अंदर, ठीक है, दो ऐसी बड़ी कंपनियां स्टैब्लिश हो गई जिनके वजह से ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया, ठीक है। हालांकि आपके बुक्स में कर्नेटिक वॉर के बारे में नहीं बताया हुआ है, ठीक है, बट मेनली वो जो भारत के अंदर वॉर दिख रहा था वो मेनली यूरोपियन ट्रेड वॉर का चक्कर था, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ट्रेड एंड स्पाइसेस यहाँ से ट्रैवल हो रहे थे वो वहां पे कंपटीशन बढ़ चुका था कि हम फ्रांस का माल लें या फिर ब्रिटिश का, ठीक है, जिसकी वजह से एक टेंशन और एक वॉर का माहौल भारत के अंदर दिख रहा था, ठीक है। और इनके बीच में काफी सारी युद्ध हुए, बट स्ट्रॉन्ग एट द एंड में ब्रिटिश एम्पायर रहा, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ ने इनको भेजा था, ठीक है, कि जाओ वहां पे अपना ट्रेड सेटअप करो, ठीक है, और धीरे धीरे उन्होंने अपना यहाँ रुतबा जमा लिया, ठीक है। रहे फ्रांस की बात, तो फ्रांस को भी इन्होंने कई मामलों में जो है पीछे छोड़ दिया, ठीक है, कई सारे वॉर्स के बाद जो है इनको बहुत ही सराउंडेड बना दिया, ठीक है। और रहे बेचारे डच पोर्चुगीज, ठीक है, तो इनको तो बाय बाय करना पड़ा था भारत से, ठीक है, क्योंकि इनके वॉर्स के बीच में इनको ब्रिटिश एम्पायर ने सभी को दबा दिया, ठीक है। मराठाओं से इनकी जो है युद्ध हुई, ठीक है, टीपू सुल्तान तक वॉर जानते हो आप, ठीक है। धीरे धीरे करके इन्होंने बहुत सारे लड़ाइयों की वजह से क्या हुआ, इन सबको दबा दिया और फाइनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो है एस्टैब्लिश कर सकी। तो ऐसे कौन से बड़े वॉर रहे, ठीक है, ऐसे कौन से बड़े स्टेप रहे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाए, जिसके वजह से ये आज के डेट में हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं कि इतनी बड़ी उस समय जो है कंपनी ऑफ पावर रह चुकी थी, ठीक है। ओके, सो नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पावर को स्टैब्लिश तो कर दिया, ठीक है, मगर वो कौन सा सबसे बड़ा वॉर था जिसके वजह से फर्स्ट टाइम ब्रिटिश इंडिया जो है वो पावर में आया। सो जब कोलकाता के अंदर, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना काम कर रही है, ठीक है, जब अपना वर्चस्व अपने ट्रेड को बहुत आगे फैला रही थी, तो उन्होंने कोलकाता से आगे कोलकाता के अंदर अपने एक फोर्ट को बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उस समय के जो नवाब थे सिराजुद्दीन दौला, उन्होंने उससे परमिशन नहीं दी, ठीक है, बिना परमिशन के उन्होंने फोर्ट बिल्ड कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से सिराजुद्दीन दौला को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि जो फोर्ट बनाए गए थे, ठीक है, उसको पूरी तरीके से उन्होंने तोड़ दिया अपने आर्मी की वजह से, ठीक है। हालांकि इसके पीछे और भी बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है। अगर आपको सुनना चाहते हैं तो मेरे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में, अब उसमें मैं काफी सारे और भी पॉइंट्स को कवर करूंगा, जहां पे मैं बताऊंगा कि सिराजुद्दीन दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और भी क्या क्या चीजें हुई जिसकी वजह से मेट्रो प्लाजी जो है आगे आगे लीड होती है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आप टेक्स्ट बुक में जो हालांकि दिया हुआ है कि सिराजुद्दीन दौला ने जब फोर्ट तोड़ दिया तो उसके बाद से जो रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है, उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल थे, ठीक है, उन्होंने सिराजुद्दीन दौला के खिलाफ जंग छेड़ी, ठीक है। और सिराजुद्दीन दौला के जो कमांडर इन चीफ थे मीर जाफर, ठीक है, घर का वेदी लंका ढाई, वो हाल था इसका, ठीक है। तो ऐसा हालांकि है भी कि मीर जाफर ने सिराजुद्दीन रॉबर्ट क्लाइव के साथ समझौता करके, ठीक है, उसने कहा था कि अगर सिराजुद्दीन दौला हारता है तो उसको नवाब ऑफ बंगाल बना दिया जाए। हालांकि ऐसा हुआ भी, आगे जब युद्ध हुआ तो एक से कम दिन के अंदर ही, ठीक है, लगभग आधे दिन के अंदर ही जो है पूरी आर्मी इनकी सिराजुद्दीन दौला की हार जाती है और रॉबर्ट क्लाइव जो है वो अगेन सिराजुद्दीन दौला को पूरी तरीके से हरा देते हैं, ठीक है। अगर एंड में क्या होता है कि मीर जाफर को ही नवाब ऑफ बंगाल बनाया जाता है और रॉबर्ट क्लाइव जो है पूरी की पूरी डिवाइन राइट जो है बंगाल की ले लेते हैं, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दीन दौला के बीच में जो युद्ध होता है, ठीक है, उसके बाद से सिराजुद्दीन दौला को हटा दिया जाता है, नवाब बंगाल से बना दिया जाता है चीफ ऑफ मीर जाफर को बना दिया जाता है नवाब ऑफ बंगाल। मगर आप देखेंगे कि जो ये मीर जाफर था, ठीक है, इसने सिराजुद्दीन दौला को धोखा दिया है, ठीक है। तो जब इसको नवाब बनाया गया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि ये बहुत ही लालची आदमी है। क्या है? लालची आदमी है। तो ये लालची आदमी को हम ग्राउंड में बैठा के रखेंगे, ये हमारे लिए ही तकलीफ वाली बात होगी, ठीक है। तो इन्होंने फिर से मीर जाफर को उठा करके इसको रख दिया मीर कासिम को, ठीक है। हालांकि ये जीजा साले और दामाद वाला ही कहानी है पूरा, ठीक है, कि ये सब आपस के ही परिवार के लोग थे जो गद्दी के चक्कर में, हालांकि आपने पढ़े होगा मुगल हिस्ट्री, हम
उसे कवर भी करेंगे पूरी मुगल हिस्ट्री को, किस तरीके से बाप ने बेटे को मार करके, ठीक है, बेटे ने बाप को मार करके, ठीक है, भाइयों को मार करके, ठीक है, इस तरीके से मार मार करके ही जो लोग ने अपनी रियासतें हमेशा सल्तनत में राज किया है, ठीक है। तो मीर काजिम, ठीक है, जब काजिम आते हैं, ठीक है, ठीक है, तो काजिम भी बहुत ज्यादा क्या था, काजिम भी बहुत ज्यादा ऐसे पैशनेट इंसान था कि ठीक है कि मैं राज करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, दुनिया भर की चीजें थी। तो असल में क्या था कि ब्रिटिश एम्पायर को बंगाल की जो गद्दी थी, ठीक है, जो बंगाल के नवाब थे, उनको ऐसा नवाब चाहिए था, ऐसा एक रूलर चाहिए था जो ब्रिटिश एम्पायर की हर बात माने, हर बात सुने, और केवल वो एक फोटो की तरह वहां बैठा है, ठीक है, एक कठपुतली की तरह वहां बैठा है, ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी ट्रेड में या किसी भी चीज में कभी कोई दिक्कत ना आए। तो फाइनली मीर कासिम को भी हटा के वापस मीर जाफर को रख दिया गया, ठीक है। बट इतना हटा ही में ये मीर कासिम था, ये जा मिला नवाब ऑफ अवध से, ठीक है। तो फाइनली 3 राजाओं, ठीक है, 3 राजाओं ने, मतलब 3 किंग्स, ठीक है, या बहु नवाब, ठीक है। तो ये 3 कौन थे? आपने पहले तो काजिम बता दिया, ठीक है, नवाब ऑफ अवध हो गए, ठीक है। तीसरा जो थे, ठीक है, थर्ड वन, वो थे तो जो थर्ड वन थे वो थे शाह आलम, ठीक है। ये मुगल एम्परर थे, ठीक है। हालांकि औरंगजेब के बाद बहुतों ने अपने आप को जो है मुगल एम्परर घोषित कर दिया, ठीक है, बट एक्चुअल में दिया हुआ है टोटली डिवाइडेड, ठीक है, हर कोई नवाब बन के रह गया था। बट शाह आलम, नवाब ऑफ अवध एंड काजिम, ठीक है, इन सब ने मिलकर के बैटल ऑफ बक्सर को अंजाम दिया, ठीक है। अब ये बैटल ऑफ प्लासी आप जो कहते हो, बैटल ऑफ बक्सर जब आप कहते हो, तो ये बक्सर प्लासी है क्या, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्लासी एक जगह का नाम है, ठीक है, जो कि बंगाल में ही है। तो जब भी किसी जगह पे कोई युद्ध होता है, ठीक है, तो हम उसका नाम दे देते हैं, जैसे कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, तो हल्दी घाटी जगह का नाम है, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ था तो प्लासी एक जगह का नाम है, ठीक है। तो बक्सर की बात करता हूँ तो बक्सर भी एक जगह का नाम है, ठीक है। तो वहां पे तीनों ने मिलकर के लड़ाई की, ठीक है। क्योंकि काजिम को किंग नहीं कंसिडर करूंगा, बट चलो मोटा मोटा समझ लेते हैं, 3 लोगों ने मिलकर के जो युद्ध लड़ा, ठीक। और जब 3 लोगों ने मिलकर के इस इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई की, उसके बावजूद भी वो हार गए, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर वो हार गए। नाउ इस सारे युद्ध के बाद, ठीक है, जब इतने सारे युद्ध हो गए, तो हालांकि इस इंडिया कंपनी में करती क्या थी कि जब भी ये नवाब को हराती थी, वहां के राजा को हराती थी, तो ये पूरा का पूरा कंट्रोल नहीं लेती थी, ये सिर्फ दीवानी कंट्रोल, दीवानी मीन्स लैंड रेवेन्यू कलेक्शन जो होता था, ठीक है, ये खाली वो एक्वायर करती थी, ठीक है। ये मेनली पूरी तरीके से जो है वो क्या कहते हैं, पूरे राज्य को अपने अंडर में ले लेती थी, ठीक है। ये मेनली क्या करते थे कि दीवानी राइट्स को जो है अपने अंडर में ले लेते थे, ठीक है, दीवानी राइट्स, लैंड रेवेन्यू कलेक्शंस को अपने अंडर में ले लेते थे, ठीक है। और जो राजा होता था उसको राजा ही बने रहने देते थे, ठीक है। अब वो राजा किस काम का, जब उसके पास टैक्स ही नहीं है, ठीक है, वो तो ऐसे ही कंगाल होता चला जाएगा, ठीक है। तो वो सीट पे उसी व्यक्ति को हटा देते जो कि टोटली कंट्रोल में रहे और कभी भी उनके ड्यूरिंग ट्रेड में या ड्यूरिंग किसी भी चीज में जो है वो उनको दिक्कत न खड़ा रहे।